बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा बेसिक स्टार्ट होता है क्रिप्टो का, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। हमने कोई टेक्नोलॉजी न बनानी है न सीखनी है, जस्ट हम वो बुनियादी चीज़ें जो कि कल आपको ट्रेडिंग में काम आ सकता है वो हम सीखेंगे, क्योंकि हमने प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना है। कोई टेक्नोलॉजी ना हम सीखते हैं ना हमने बनाने की कोई कोर्स शुरू करना है, जस्ट हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखते हैं। उसके लिए जो भी नीड है सारा कुछ हम पढ़ेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ट्रेडिंग में वो हम सारा कुछ सीखेंगे। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन है क्या? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने अपना इस एक ब्लॉक चेन है, हम फर्ज करते हैं उसमें उस्मान नाम के से हमने कोई डेटा रिकॉर्ड की। अब ये ब्लॉक चेन जहाँ पर भी यूज़ होता है ये अवेलेबल होगा वो हर नोड के ऊपर। जिन जिन नोड के ऊपर जिन जिन कॉर्नर के ऊपर ये ब्लॉकचेन यूज होता है वहां पे मेरा ये रिकॉर्ड जो है पड़ा होगा। ठीक है। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस टेक्नोलॉजी शेयर डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस टेक्नोलॉजी में एक तो हमारा इस तरह डेटा रिकॉर्ड होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा जहां जहां पर ये ब्लॉकचेन यूज होता है। एंड शेयर डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन अ ब्लॉक फॉर्म। हम क्या करते हैं, ये जो डेटा हमारा शेयर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी अगर हमने एक सेंडर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी सेंडर ने रिसीवर को क्या करना है, ये डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो किस तरह शेयर कर सकते हैं टू अनदर पर्सन इन अ ब्लॉक फॉर्म। ब्लॉक शक्ल में वो क्या करेगा, इसको ये डेटा शेयर करेगा। ठीक है। जैसे अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज सेव करते हो तो वो वहां पे अगर आप टेम्परेरी फाइल सेव करते हो तो रैम पे जो है वहां पे एक सेल बनता है, वहां पे एक अपना स्टोरेज उसका होता है जहां में वो ये स्टोर होते हैं जो आप टेम्परेरी फाइल बनाते हो। इसी तरह अगर आप परमानेंट कोई फाइल होता है आपका, जब सेव करते हो तो वो रोम पे सेव होता है। इसी तरह इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो डेटा सेव होता है वो ब्लॉक में सेव होता है, और ये डेटा अगर आप किसी दूसरे बंदे को शेयर करते हो तो वो ब्लॉक की शक्ल में ही शेयर होता है डायरेक्टली, और ये डायरेक्ट शेयर होता है। इसमें हमें किसी थर्ड पर्सन की, यानी ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है, तो यहां पे किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये डेटा इन दो के बीच में क्या होता है, शेयर होता है। दिस ब्लॉक वर्क इन अ फॉर्म ऑफ चेन। ये ब्लॉक जो होते हैं ये चेन की शक्ल में काम करते हैं। ठीक है। जितने भी ब्लॉक बनते हैं इस ब्लॉक चेन के ऊपर ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह। तो इस वजह से ये एक चेन बनता है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी की खसूसियत क्या है, इसकी मेन मेन पॉइंट जो कि समरी में आपको इसका कंसेप्ट, इसके बारे में अगर हम पढ़ते जाए तो बहुत इसके ऊपर ना किताबें पड़ी हुई है, लेकिन हम मेन पॉइंट इसके निकालेंगे कि ये मेन किन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं और इसके मेन मेन पॉइंट क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज फॉर पर्सन टू पर्सन डील। ये पर्सन टू पर्सन डील में काम करता है ये टेक्नोलॉजी, यानी दो बंदों के बीच में, एक सेंडर और एक रिसीवर, या इस तरह भी कह सकते हैं एक राइटर और एक रीडर। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इन दो में काम करता है, जिसमें सेंडर सेंड कर सकता है, रिसीवर रिसीव कर सकता है। ठीक है। इसी तरह राइटर राइट करते हैं और रीडर फिर सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ दो बंदों के दरमियान डील होता है, इसमें थर्ड पार्टी की कोई यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, ब्लॉकचेन इज ओनली क्रिएटेबल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब हम कोई डेटा सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, आपने किसी ब्लॉकचेन को यूज करते हो तो उसमें अगर उस्मान नाम का डेटा या कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं बिटकॉइन के नाम पे, तो ये जो डेटा हमने क्रिएट किया इस ब्लॉकचेन के ऊपर ये सिर्फ हम क्रिएट कर सकते हैं एंड रीड, और फिर बाद में इस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। इट विल नॉट डिलीटेड एंड एडिट। ये फिर हम दोबारा इसको, इस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। और ना इसमें कोई एडिशन कर सकते हैं, यानी इसको हम एडिट नहीं कर सकते कि हम दोबारा री राइट करें। ठीक है। ये दूसरा इसकी खसूसियत है। दिस डेटा विल अवेलेबल पब्लिकली।
एनीवन इजिली रीड आउट इट। ये जो डेटा होता है ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। जो भी ब्लॉकचेन है वो उसका, जो भी ब्लॉकचेन आप यूज करते हो तो उस ब्लॉकचेन का जो भी डेटा होता है वो पब्लिकली आपको उस ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल होता है, प्राइवेट नहीं होता। ठीक है, हियर इज नॉट नीड ऑफ अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। इसमें थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैंने उस्मान नाम से यहां पे डेटा रखा है, तो अगर मैं ये डेटा देखना चाहता हूं कि वाकई उस्मान इस किस फला इलाके से ताल्लुक रखता है, ये इसका एड्रेस है, इसका नाम है, इसका फादर नेम है एंड सो ऑन, ये डेटा सही है कि नहीं, इसके लिए मुझे नादरा सी वेरिफिकेशन की फिर जरूरत नहीं होगी। ये डायरेक्ट मैं ब्लॉकचेन पर जाके डायरेक्ट वेरीफाई कर सकता हूं, यानी हमें किसी थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होता। नो सेंट्रल स्टेशन फॉर इट। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क डन दिस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वेरिफिकेशन एंड इट इज नॉन हैकेबल टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर होते हैं, यानी आपने कंप्यूटर की मदद से उस ब्लॉकचेन को एक्सेस करना है और वही कंप्यूटर क्या करते हैं, इस डेटा को वेरीफाई करते हैं। यानी जो हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके माइनिंग होती है, मुख्तलिफ लोग इसके माइनिंग कर सकते हैं जहां से उसको रिवार्ड मिलता है और वो क्या करते हैं, इस डेटा को फिर वेरीफाई करते हैं। ये जो आपका डेटा होता है ब्लॉकचेन पर, अगर आप ब्लॉकचेन को यूज करते हो इस तरह के कामों के लिए तो वो कोई हैक कल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही टेक्नोलॉजी, अब इसके सारे पॉइंट आपके सामने हैं। अब यही टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसलिए आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया क्योंकि यहां पे आपको क्रिप्टो करेंसी में बार बार ब्लॉकचेन के नाम से बात आएगी, तो आपको समझ आना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अच्छा, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? इट इज अ डिजिटल करेंसी दैट वर्क ऑन अ बेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी, पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी, तो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बनाई गई जो कि डिजिटल फॉर्म, इसकी फिजिकली कोई वो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। डिजिटल ये करेंसी है जो कि डिजिट फॉर्म में सिर्फ मौजूद है और ये इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। यानी ब्लॉकचेन को यूज करते हुए हमारे क्रिप्टो करेंसी बनती है और वर्क करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम इजी पैसा या यूबीएल या जो भी आपका नेशनल बैंक है, कोई भी लोकल बैंक है, उसमें आप जब ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान में इजी पैसा, वैसे हम मिसाल लेते हैं, तो इजी पैसा अगर कोई सेंडर सेंड करता है रिसीवर को जो उसके पास भी इजी पैसा है या कोई दूसरा वो उसके पास है, तो रिसीवर क्या करेगा, जब से ये रिसीवर इसको देगा अपना अकाउंट नंबर, फिर ये वहां पे अपने डिटेल डालेंगे जो रिसीवर के, उसके बाद क्या होगा, ये इजी पैसा का जो सेंट्रल है, सेंट्रल सिस्टम है, वो क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद इस बंदे को क्या होगा, रिसीव होगा और ये सारा डेटा जो आप सेंड करते हो, ये जो सेंडर ये रिसीवर, इसका सारा डेटा इस सिस्टम पर मौजूद होता है जो कि ट्रेसेबल है। और ये आपका डेटा जितना भी है, किसके नाम पर है, कौन किसको सेंड कर रहा है, कहां से सेंड करे, सारा डेटा आपका इस सिस्टम थर्ड पार्टी के पास होता है। लेकिन जब डिजिटल करेंसी की जो बात है, वो जो ट्रांसैक्शन करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी का, उसमें यही सेंडर होता है और यही रिसीवर होता है, लेकिन उसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होता। आपने डायरेक्ट क्या करना है, सेंडर रिसीवर और इस दोनों के बीच डील होता है, आप डायरेक्ट एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अपने करेंसी सेंड कर सकते, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं और ये डिजिटल एक करेंसी है। तो वो डायरेक्ट क्या होता है, सेंड होता है और ये डायरेक्ट रिसीव होता है, दो बंदों के बीच में डील होता है। यानी अगर मैं 10 BTC सेंड करना चाहता हूं रिसीवर को, तो वो डायरेक्ट हमारे दोनों के बीच में डील होगा और जैसे ही कंफर्म होता है हमारा ट्रांसैक्शन हो जाएगा। अब ये ट्रांसैक्शन किस तरह कंप्लीट करते हैं, ये ट्रांसैक्शन कंप्लीट करते हैं थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये किस तरह होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह इस ट्रांसैक्शन को कंप्लीट करते हैं, ये आगे एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंशाल्लाह भी आपको पता चल गया होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी है और ये वर्क करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बुनियाद पर। अब
इस क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है, नुकसान, ये सारी चीजें आपने जहन में रखने कि क्रिप्टो करेंसी का ये फायदा है और ये नुकसान है। इस फायदे और नुकसान को जहन में रखते हुए आपने इस फील्ड में चलना है, एक एक चीज आपके पास इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह इसका लेक्चर आएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, फायदा और नुकसान इसका क्या है ना। पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस कि इसके फायदे क्या है। इट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, इसमें हमें किसी थर्ड पार्टी की या किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी सिस्टम पर, किसी एरिया पर, किसी टाइम पर हम पर कोई वो लिमिटेशन नहीं है। अगर आप किसी एटीएम के पास जाते हैं तो 50,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, या किसी बैंक से निकालना है तो 1 मिलियन से ज्यादा नहीं निकाल सकते, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप फ्रीडम है यहाँ पे, आप इंडिपेंडेंटली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, कहीं से ये कंट्रोल नहीं होता। बात समझ में आ रही है, ये किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं होता, किसी सेंटर स्टेशन से जो है ये कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ दो बंदों के बीच में डील होता है, अगर वो आपस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कंफर्म करते हैं, वो डील पक्का कर लेते हैं तो वो डील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हमें किसी थर्ड पार्टी को रिश्वत नहीं देना होगा, हमें मिन्नतें नहीं करनी होगी, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व नहीं है कि हम उससे पूछेंगे, उसको हम दलाल देंगे, हमें उसे चीजें दिखाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। जस्ट आप दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, किसी सेंट्रल स्टेशन से ये कंट्रोल नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज। अब इसमें ये जो डिसेंट्रलाइज है, ये क्रिप्टो करेंसीज पर हम ट्रेड करेंगे, इसमें हम बाय सेल करेंगे, कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे, तो इसके लिए दो किस्म के वो यूज होते हैं टेक्नोलॉजी, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है, और एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। ये दो किस्म के एक्सचेंज है। अब डिसेंट्रलाइज पर हम डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन जो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि ये बाद में आए, तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज ये सेंट्रलाइज ही होता है, नाम से जाहिर है, ठीक है। यहां पर अब ये डिसेंट्रलाइज फिर हमें यूज करना चाहिए, सेंट्रलाइज में फर्क क्या है, इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा, इंशाल्लाह इसका टॉपिक आएगा। लेकिन बजाते खुद क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज है। अब ये वो अलग बात है, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, अब वो अगर आप घर पे अपने पास रखना चाहते हो तो ये आपके पास डिसेंट्रलाइज हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं, वैसे मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर आप किसी इदारे किसी बैंक के पास रखते हो तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपने वहां से क्या करना है, चेक अप्रूवल लेना है, आपने ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन करना है, एंड सो ऑन, तब आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये पैसा जो हमारा पैसा है वो फिर भी सेंट्रलाइज है, डिपेंडेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेड है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये डिसेंट्रलाइज आप रख सकते हो और इसको सेंट्रलाइज भी रख सकते हो। तो ये जो है क्रिप्टो करेंसी आपके पास हो तो क्रिप्टो बजाते खुद जो है वो इंडिपेंडेंट वर्क करता है, आप उसको डिसेंट्रलाइज पर भी रख सकते हो, सेंट्रलाइज पर, लेकिन कब कहां पे रखना है और कब किस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये हर एक चीज डिस्कस होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, फायदा जो इसका है, फॉर ट्रांजैक्शन कंप्लीशन इट इज यूज ब्लॉकचेन मशीन। जो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है उसके लिए हम ब्लॉकचेन मशीन यूज करते हैं। ब्लॉकचेन मशीन क्या है, ब्लॉकचेन मशीन इज अ माइनिंग रिग, ये माइनिंग होता है। माइनिंग के थ्रू आपके जहन में जो अभी सवाल था कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये ब्लॉकचेन के थ्रू किस तरह होता है, ये ब्लॉकचेन मशीन होते हैं जिसको माइनिंग रिग कहते हैं। अब ये माइनिंग पर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें आपके साथ ये डिस्कस होगा। वो माइनिंग रिग क्या करते हैं, विच वेरीफाई और कंसर्न ट्रांजैक्शन बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये माइनिंग रिग क्या करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। किसी थर्ड जो हमारे पास थर्ड पार्टी होती है वो हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करते, उस पर हमारा डिपेंडेंसी नहीं होता, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली माइनिंग के थ्रू हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं। नंबर 4, इट इज नॉन हैकेबल।
क्रिप्टो करेंसी हैकेबल नहीं है, ये नॉन हैकेबल है। बैंक में पैसे हैं, इजी पैसे में पैसे, किसी दूसरी सिस्टम में पैसे, वो हैक हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी नॉन हैकेबल है। अब ये बात जहन में रखे कि ये हैकेबल, आप लोगों ने सुना होगा FTX एक्सचेंज वो हैक हुआ, फला एक्सचेंज हैक हुआ, तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज कभी भी हैक हो सकता है। वो एक्सचेंज खुद आपके साथ धोखा कर सकता है, वो खुद आपसे जो, क्योंकि आपका एक्सेस, मिसाल के तौर पर आपका लॉकर है, ठीक है, अब वो लॉकर आपने मेरे पास रखा है या उसकी चाबी आपने मुझे दी है। अब वो चाबी आपके पास तो है नहीं कि आप उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखते, मेरे पास वो पड़ी हुई है। अब वो मैं खुद चोरी कर लेता हूं आपके ये लॉकर से पैसे, या मुझसे कोई वो की लेके ये क्या करते हैं, आपके पैसे चोरी करते हैं, तो ये सेंट्रलाइज में ये चांसेस होते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज में नहीं है। अब ये नॉन हैकेबल है सिर्फ डिसेंट्रलाइज में, ठीक है। तो आप अपने क्रिप्टो को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगे, लेकिन जहन में रखें कि क्रिप्टो बजाते खुद नॉन हैकेबल है, लेकिन अगर जाहिर बात है आप किसी के हाथ में अपना एसेट देते हो तो लाजमन वो हैक हो सकता है और वो चोरी हो सकता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, यू आर द ऑनर ऑफ यूर क्रिप्टो करेंसी। आप अपने क्रिप्टो करेंसी के ऑनर होते हैं, ठीक है। आपके पास जो पैसे पड़े हैं उसके आप ऑनर नहीं हो। आप ऑनर होते तो उसमें ये डिवैल्यूएशन नहीं आता। जो आप चीज पहले 10 रुपए पे खरीद सकते थे, वही 10 रुपए आज आपके पास पड़े, लेकिन आप वो चीज नहीं खरीद सकते। तो इट मीन्स कि आप अपने पैसों की जो मालियत है, जो वैल्यू है, उसके ऑनर ही नहीं हो। वो आपके पैसे जैसे कि पाकिस्तान में 75 का नोट आया था, वो आपके पास था, लेकिन आप ऑनर नहीं थे उसके पास। उसके क्या हो गया, आपका वो जो नोट था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्रिप्टो में वो की मसला नहीं है। आप अपने क्रिप्टो करेंसी के अपना एक मालिक, जैसे कि आप कोई मिरास होता है, आप उस मिरास के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में आप अपने क्रिप्टो करेंसी के ऑनर होते, कोई और इसका ऑनर नहीं होता। बट जहन में रखे, इन डिसेंट्रलाइज वैलेट आर हैव एनी प्राइवेट की। ये सिर्फ उन क्रिप्टो करेंसी उस सूरत में आप उसके ऑनर है जब आप इसको डिसेंट्रलाइज वैलेट में रखते हो, या कोई भी प्राइवेट की हो उसको, यानी जो फिजिकली लेजर अभी आए हैं डिसेंट्रलाइज के, फिजिकली हम उसमें अपना क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या होते हो, अपने क्रिप्टो करेंसी के वो होते हैं, मालिक होते हैं। लेकिन जहन में रख के, आप उसके मालिक होते हैं। आपके पास 10 क्रिप्टो पड़े, मिसाल के तौर पर BTC पड़े, ठीक है, तो ये 10 BTC आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। हाँ, इसकी 1 BTC की अगर वैल्यू है मिसाल के तौर पर $10,000, ठीक है, $10,000 है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ये मौजूद है, इसमें लोग ट्रेड करते हैं, इसके वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इस पे ट्रेडिंग होता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, डिमांड एंड सप्लाई इसमें होता है, ठीक है। तो उसके बुनियाद पर वैल्यू तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, जो आपके पास मालियत जितना पड़ा है, वो आप उसके ऑनर हो, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। 6 पॉइंट आता है, एनी वेयर एनी टाइम। आप फ्रीडम ऑफ लोकेशन हो क्रिप्टो करेंसी में, कि ये नहीं है कि पाकिस्तान का पैसा है आपके पास तो आप USA जाते हो तो आपको वहाँ पहले डॉलर ख़रीदने होंगे, तब आप कोई वहाँ पे कोई चीज़ ख़रीद सकते हो, या टूरिज़्म के लिए या कोई और बिजनेस के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में आप किसी भी जगह पर हो, एनी वेयर एनी टाइम। टाइम की भी आप वो नहीं है कि अभी रात का वक्त हो गया या आज छुट्टी है तो बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं। किसी भी टाइम या किसी जगह के आप मोहताज नहीं हो, कभी भी एनी वेयर एनी टाइम यू सॉल्ड आउट इट इन अ सेकेंड। आप सेकंडों में क्या कर सकते हो, इसको सॉल्ड आउट कर सकते हो, इसको बेच सकते हो अपने का जो ज़रूरियात है उसके लिए, ठीक है। नंबर 7, नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। क्रिप्टो करेंसी को अपने मालियत में रखने के लिए, अपने उसको ख़रीदने के लिए किसी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन डिसेंट्रलाइज वैलेट, डिसेंट्रलाइज में आपको KYC की ज़रूरत नहीं होता, यानी नो यूर कस्टमर। KYC की ज़रूरत नहीं होता, जहाँ पे आपको अपने आइडेंटिटी देना होगा, अपना नाम देना होगा, अपना एड्रेस देना होगा, कुछ भी नहीं देना होगा डिसेंट्रलाइज में, ठीक है। तो वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, तो जो भी सेंट्रलाइज काम है
वो हर वो सेंट्रलाइज में डॉक्यूमेंटेशन की आपको नीड होता है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज में आपको क्रिप्टो करेंसी में कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को सेंट्रलाइज करना चाहते हो तो फिर तो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर आप खुद को डिसेंट्रलाइज रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिप्टो के और भी बहुत फायदे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आप ना 50 करोड़ रुपए अपने साथ ले यानी कहीं ले जाना चाहते हो, किसी दूसरी जगह पे अपने साथ लोकेट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपसे ये बहुत ज़्यादा जगह लेगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मसाइल आपको आएंगे। लेकिन अगर यही 50 करोड़ रुपए अगर आपके पास बैंक या वैलेट में पड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई जगह नहीं लेगा। तो आने वाला वक्त क्रिप्टो का है, इसमें कई चीज़ें हैं, आपने सब चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए इसको साथ ले जाना है। ठीक है, ये फ़ायदे भी ही और साथ ही अभी नुकसान भी बता देता हूँ, उसको जहन में रखते हुए इस फील्ड में आपने जाना है। आने वाली चीज़ें जो कि ज़्यादातर लोग कहते हैं ये दजाली करेंसी है, हाँ दजाली करेंसी है, आप दजाली इसको कहते हो। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो, कभी इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगी कि ये दजाली आप क्यों कहते हो, और ये दजाली करेंसी आपको अपनाना पड़ेगा ताकि दजाली करेंसी आपको नुकसान ना दे, इसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा। जब भी किसी दुश्मन के से आपने खुद को मुहाफिज रखना है, हिफाजत में रखना है, तो आपने उस दुश्मन के बारे में जानना है, टाइम टू टाइम उसके सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखना है ताकि उसके आप हिफाजत में रहे। ठीक है, तो ये आपने जो स्टूपिड माइंड थिंकिंग होता है, सॉरी टू से, उससे आप लोग थोड़ा साइड पे रहे, थोड़ा मेच्योरली सोचे ये चीज़ें हैं फिर इसका हल क्या है। ठीक है, तो वो सोचे, ज़्यादा निगेटिविटी के पीछे ना जाए। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका नंबर वन स्केलेबिलिटी इशू, यहाँ पे स्केलेबिलिटी इशू, लेकिन इस पर अभी काम हो रहा है। जो पोल्का डॉट है क्रिप्टो करेंसी, हर क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी मसले पे काम कर रहा होता है, इस वजह से वो वैल्यू गेन करते हैं। तो इस तरह पोल्का डॉट एक क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी स्केलेबिलिटी इशू पे काम कर रहा है और बहुत जल्द 2024-2025 तक ये इशू खत्म हो जाएगा। स्केलेबिलिटी इशू क्या है, इफ इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रांसेक्शन देन हाउ ब्लॉकचेन विल मैनेज, यानी मिसाल के तौर पर एक ब्लॉकचेन एक सेकंड में, ये मिसाल मैं देता हूं, एक सेकंड में वो जो है 1000 ट्रांसेक्शन क्या कर सकता है, वो 1000 ट्रांसेक्शन एक सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर एक सेकंड में ट्रांसेक्शन 1001 हो गए तो फिर इशू आता है जिसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी इशू। ठीक है, ये जो स्केलेबल हो जाता है तो इसका हम क्या, ये इस इशू को किस तरह हल करेंगे, इसके ऊपर पोल्का डॉट अब काम कर रहे हैं कि इसका पैरेलल में कोई और ब्लॉकचेन हो जो ये वन ट्रांसेक्शन है वो उसको ये वो ब्लॉकचेन जो है पैरेलल में वो इंगेज करे और ये स्केलेबिलिटी इशू ना आए। तो ये एक क्रिप्टो के टेक्नोलॉजी का इशू है जो कि ये बहुत जल्द हल हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, तो ये एक स्केलेबिलिटी इशू अभी तक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं आता, ये कभी कभार जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो उस सूरत में ये स्केलेबिलिटी इशू आ जाता है। बाकी जो है इतना खास ये इशू नहीं है, लेकिन इसका ऊपर भी काम हो रहा है। सेकंड, साइबर सिक्योरिटी इशू, साइबर सिक्योरिटी इशू है, इफ़ योर डिवाइस में बी हाईजैक और हैक देन यू विल लॉस योर सिक्योरिटी। अगर आपका कोई डिवाइस जो है वो हाईजैक होता है, कोई बंदा आपसे ले जाए, लेकिन इसका भी एक अभी हल है, क्रिप्टो करेंसी आप मोबाइल में ना रखें। यानी अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो क्रिप्टो करेंसी में, इन्वेस्टमेंट है, एक ट्रेडिंग होता है, एक इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग तो आप एक दिन के लिए ना, अगर आप $1000 डालते हो, आपने ट्रेडिंग करना है तो उसमें 100 पर ट्रेड करो, बाकी अपने साथ ना बैंक में रखो, जब नीड होगा तो डालते जाओ, अदरवाइज बैंक में रखो। वो मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में समझाऊंगा, तो ये साइबर सिक्योरिटी इशू भी आपके पास नहीं आ सकती। बहरहाल अगर आपसे कोई मोबाइल ले जाता है तो उसमें अगर क्रिप्टो है तो आपका चला जाएगा, इसी तरह अगर मोबाइल हैक होता है तो उसमें आपका ये भी हैक हो जाएगा, लेकिन ये एक माइनर सा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपके पास प्राइवेट की होता है। अगर वो प्राइवेट की आपने उस मोबाइल में साथ ही नहीं रखा है तो अगर वो ले भी जाए मोबाइल तो वो आपके वैलेट को एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट की आपने कभी भी अपने मोबाइल में सेव नहीं करने, वो आपने अपने डायरी या ऐसे किसी डिवाइस में रखना है जो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, जो कि कल आपको ऐसा मसला ना आ जाए। तो ये मसला आप खुद हल कर सकते हो,
कोई बंदा आपसे मोबाइल ले जाए तो ले जाए, आपके पास की मोबाइल में तो है नहीं, की नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इस दूसरा जो हैक है, हैक का मसला सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, तो हम सेंट्रलाइज पे काम नहीं करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको बताएंगे कि वो अपने डिसेंट्रलाइज में ही अपना क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट रखना है, वो कभी भी सेंट्रलाइज पर नहीं रखना है। अब वो आप डिसेंट्रलाइज ऑनलाइन किसी वैलेट पे भी रख सकते हो या फिजिकली किसी डिसेंट्रलाइज वैलेट पर भी रख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगे, ठीक है। तो ये हम खुद हल कर सकते हैं, ये इतना खास नहीं है, लेकिन एक इशू है, एक इशू है, लेकिन मैं खुद बजाते खुद इस इशू को माइनर समझता हूं और ये हम हल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह अगर आप किसी अपने कोई भी चीज़ का वो सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते, आप अपने घर की चाबी किसी के हाथ में दे देते हो, तो आप चोर से क्या गिला करोगे? आपके अपने घर का चोर बंदा किसी चोर के साथ मिला हुआ है, तो आप किसी के और के साथ क्या वो करेंगे? आप उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे या ब्लेम करेंगे, ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी माइनर समझता हूं, अगर हम इसको हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, और इसका हल मैं थोड़ा बहुत बता भी चुका हूं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताऊंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कब कैसे रखना है क्रिप्टो का। अगर ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग को भी आप सेंट्रलाइज में किस तरह से क्योर कर सकते हो, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। थर्ड जो ये वाला इशू है, ये एक सीरियस इशू है, लेकिन इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ये इतना भी सीरियस नहीं, ये हाई वोलेटिलिटी के साथ होता है, बाकी नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर पोल्का डॉट सोल्यूशन निकाल है। अब ये वाला जो इशू है, ये मैं बताऊंगा, इसका हम खुद हल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो थर्ड है प्राइस वोलेटिलिटी, इसका हल जो है, ये आपने इसका हल नहीं है, आपने अपने साथ ही इसको जहन में रखना है। प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइस वोलेटाइल इफेक्ट बिगेनर, ये जो है बिगेनर होते हैं, यानी ये 1 मिनट में बहुत ज़्यादा 1%, 5 मिनट में 1%, 5% जो है प्राइस में चेंज आ जाता है, जो कि किसी स्टॉक पे अगर 1-2% चेंज आते हैं वो पूरे दिन में नहीं आता, लेकिन क्रिप्टो में 20-25 बल्कि 200% तक भी चेंज आ जाता है, 100% तक भी। तो ये हाई वोलेटाइल है, लेकिन ये वोलेटिलिटी सिर्फ बिगेनर को इशू होता है, क्योंकि उसको ये कंसेप्ट नहीं होता किस तरह इस मार्केट में वोलेटिलिटी को देख के काम करना है। तो जब आप प्रोफेशनल बनेंगे तो इसका हल है कि आपने इसको जहन में रख के ट्रेड करना है। बाकी जो है ये वोलेटिलिटी क्रिप्टो में रहेगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा है, डेली बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। दूसरा, और इसका सप्लाई भी एक लिमिटेड होता है, यानी इतना खास अनलिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड सप्लाई भी है, लेकिन हम ये वोलेटिलिटी क्रिप्टो में फिलहाल वोलेटिलिटी है, लेकिन इसको अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो ये वोलेटिलिटी आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह नंबर 4, नो रिकवरी इन केस ऑफ लॉस। अब ये जो है अभी इशू है, इस इशू का हल जो है, ये तीनों का तो इशू का हल जो है मिल जाएगा, लेकिन ये नो रिकवरी इन केस ऑफ लॉस, अगर आपका क्रिप्टो जैसे कि FTX एक्सचेंज ने लोगों के साथ जो है धोखा किया, या मिसाल जो लूना प्रोजेक्ट था, जो कि कोई एक्सचेंज तो नहीं था, लेकिन उसने मार्केट में ऐसा सप्लाई लेके आया कि $100 से जो है आया 0.000, यानी बहुत ज़्यादा गिरा, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्रिप्टो में जो सप्लाई लोगों के पास होते हैं, तो ये इसके लिए फंडामेंटली आपने चीज़ों को देखना होता है। तो हम इससे उस सूरत में, फंडामेंटल की सूरत में हम इस लाश से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली आप किसी के दिल से आपको नहीं पता, उसके सेक्रेट का नहीं पता कि वो क्या करने वाले है। जैसे सिज है, इसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन सिज के बारे में पता नहीं कि ये खुद प्लान क्या कर रहे हैं आने वाले वक्त में। तो इस सूरत में कौन हमारे लॉस को रिकवर करेगा? तो इसका एक ही हल है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस ले कि अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, इसके लिए कोई कानून बनाए तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा। जब तक रेगुलेट नहीं होता तो ये इशू हमने अपने जहन में रखना है। लेकिन इससे बचना कैसे है, इसके लिए आपने ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रिंसिपल है वो मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करना है, तो आप तकरीबन खुद को 70% इससे सिक्योर कर सकते हो, बाकी 30% फिर भी चांसेस हो सकते हैं। नंबर 5, आल्सो रेगुलेटरी कंसर्न, रेगुलेटरी कंसर्न है ये, यानी हमें रेगुलेशन की ज़रूरत है कि क्रिप्टो को रेगुलेट होना चाहिए। जब तक क्रिप्टो रेगुलेट नहीं होता तो ये जो थोड़ा बहुत टेंशन है ये होगा। बाकी जो है क्रिप्टो आने वाले वक्त का ही करेंसी है, और इसी पर ही आने वाले वक्त में काम होगा। ख़ासकर बिटकॉइन जो है, लोग इसके बारे में तो कहते हैं, लेकिन बिटकॉइन इस तरह ईजिली नहीं चल सकता।
ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बिटकॉइन के ऊपर आप लोग को बाकायदा एक लेक्चर दूंगा। और बिटकॉइन जो है आने वाले वक्त का गोल्ड है, ये आप लोग जहन में रखें। बहरहाल ये थे आज का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में आप लोग का टॉपिक, फ़ायदे और नुकसान बताया। इसमें से नुकसान के बारे में तफसील से बात की, फ़ायदे के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें नोट करना है अपने साथ, और इसको नोटबुक पर लिख करके, सीख करके, कंसेप्ट क्लियर करके अपने जहन में रखना है और इस फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आप लोग ये हमारे फ्री क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहते हो तो हमारा डेली क्लासेस होता है जूम मीटिंग पर 8:30 PM से लेके 9 PM तक। तो इसके लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। उसमें हम अपनी जूम क्लास का लिंक देते हैं। क्लास के बाद आपको क्वेश्चन का भी मौका मिलता है। लेकिन अगर आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी नया क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और ये क्लास अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।